अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये है कि हमास के सदर इस्माइल हानिया, जिनको ईरान में एक कातलाना हमले में शहीद कर दिया गया, इसराइल ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। आज उनका जनाजा था कतर में और इस पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इसके साथ जो एक और ख़बर आई है वो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज एक पैकेज का ऐलान किया है मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के लिए कि 50 लाख फ़ी बंदा जो मिसिंग है उनकी फैमिलीज़ को दिया जाएगा और इसके अलावा जो यूजुअल स्टेटमेंट्स होती है कि कोशिशें जारी रखेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में। लेकिन इससे पहले जो हमारी आज की टॉप स्टोरी है वो पाकिस्तान के बारे में है और पाकिस्तान की सियासी हालत के बारे में है, जिसमें मुसलसल हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि डील की बातें हो रही हैं। और ये डील किसके दरमियान? PTI के दरमियान या हुकूमत के दरमियान? PTI के साथ दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? तो ये जो एक चेस बोर्ड पे मुसलसल एक बात जारी है कि PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, हुकूमत को वो कठपुतली समझती है, और क्या ये डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर हमने अवाम की राय भी ली है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये डील की बातें और ये मिक्स सिग्नल जो हैं खान साहब की तरफ से मुसलसल पिछले 2 साल से आ रहे हैं, और उनका जो भी मैसेज होता है, जो भी ट्वीट होता है, और जो भी उनके जो साथी हैं अंदर उनसे जेल से मिलके बाहर आते हैं, वो जिस तरह के पैगामात लेके आते हैं, उसमें मुखालफिन के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं होता। कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है और बड़ी समझदारी से क्रिएट की जा रही है। जैसा कि अगर आपको मैं याद करवाऊँ, 22 अगस्त 2022 को जबकि अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी और शहबाज शरीफ PDM के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान पहली मुलाकात, खुफिया मुलाकात हुई अवान सदर में। सदर आरिफ अलवी थे, लेकिन जलसों में खान साहब उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक से तशबीह दे रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है। उसके बाद फिर सितंबर 2022 में उनकी जनरल बाजवा और इमरान खान की दूसरी मुलाकात हुई अवान सदर में। उस वक्त भी पब्लिक में यही हालात चल रहे थे, लेकिन अंदर मुलाकातें हो रही थी और डील की कोशिशें हो रही थी। फिर 16 मार्च 2023 को और खान साहब ने कहा कि जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। फिर 12 जून 2023 को उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ से करूँगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं। और ये उन्होंने मीडिया से बात की अदालत पेशी के मौका पर। फिर 27 अप्रैल 2024 इलेक्शंस के बाद इमरान खान ने पार्टी क़यादत को सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। शिबली फ्रास ने ये तस्दीक की है। और फिर जो छठी जो कोशिश है वो 30 जुलाई यानी 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डबल मैसेजिंग हो रही है। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में बहुत सारी मुतज़ाद बातें की हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल दी है कि उसके पीछे जनरल ज़िया था, स्कूतर ढाका के पीछे जनरल यहिया था। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र गोल कर गए हैं, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में खान साहब खुद उनका साथ दे रहे थे। और फिर वो कह रहे हैं कि फ़र्द वाहिद इदारा नहीं होता, घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है और ये जमहूरियत का हुस्न है। फिर उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं IG पे मोहसिन नकवी से, और फिर आखिर में उन्होंने कहा है कि हाँ, इस कठपुतली हुकूमत की बजाय असली फैसला साज फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं और हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो क्या डील हो रही है, ये नहीं हो रही? सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, डील हो रही है कि नहीं हो रही? ये तो डील का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डील कैसे कर सकती है फौज? तो फौज का काम ये है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे और न्यूट्रल हो जाए और मामलात को सियासी तौर पे और आईनी तौर पे हल होने दिया जाए। लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं, बात है तो फिर खान साहब ने कोई नहीं कह रहे कि हम कोई फौज के कंधे पे चढ़कर हुक्मरानी करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरत करेंगे, अचकज़ई को नामजद किया है और उन्होंने कहा हम तो सिर्फ फौज से मुज़ाकरत करेंगे। तो फौज से क्या मुज़ाकरत करेंगे? मुज़ाकरत ये कहें कि आप आईनी हदूद में रहें,
आईनी हदूद को तजावज़ ना करें। जो इस वक्त आईनी हदूद को इस एस्टेब्लिशमेंट ने तजावज़ किया है, जो 8 फरवरी की रात को हुआ है, और जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, और अब अगेन इंटरफेरेंस जो हो रही है, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी जा रही, और उसके लिए एक कानून बनाने की कोशिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है उस अमल दरामद ना होने के लिए। और इसी तरह से जिस तरह से एक जाली हुकूमत बनाई गई है और जिसके पास मैंडेट नहीं है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई जो आइन कहता है उसके मुताबिक चले। तो जो आइन अब हम ये कहता है कि आर्मी चीफ से सिर्फ मुज़ाकरात किए जाएं और अच्छे गज़ीर साहब नुमाइंदा हैं। नहीं, आइन बिल्कुल ये नहीं कहता, और ना ही इन्होंने ये कहा है। ट्वीट है उनका, ये देखिए स्क्रीन पे आप ट्वीट देख रहे होंगे। नहीं, मुझे तो फिर इल्म नहीं है ना, मैं इस चीज को समझता हूँ। आप इसको इंडोर्स नहीं कर रहे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैं तो बड़ी क्लियरली जानता हूँ कि हम कोई फौज का सियासी इसमें कोई किसी किस्म का रोल नहीं। तो फिर आप खान साहब को क्या मशवरा देंगे जब खान साहब बार बार ये कह रहे हैं? खान साहब के मशवरे के जो मैं देता हूँ वो मेरे और उनके दरमियान है, लेकिन एक बात सुनिए कि हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। ये खास तौर पे अप्रैल 2022 के बाद कि हम समझते हैं कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए और सिर्फ जमहूरियत को आइन के मुताबिक चलने दें। और अभी इस वक्त जो भी हो रहा है, यदि एक जजमेंट जो आ रही है उन पर इम्प्लीमेंट करें और हमें मौका दें ताकि हम मजीद कानूनी कार्रवाई कर सकें, उसको इम्प्लीमेंटेशन हो सके। खान साहब, मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। एक आपको याद है वकला तहरीक की रूह रवां आप थे और आपकी तकरीरें हमारा खून गरमाती थी। उस वक्त भी आपको याद है कि जब सियासी जमातें इकट्ठी हुई तभी जजेस को बहाल करवाया जा सका, और उस वक्त एक मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत थी। तो आप नहीं समझते आपने सियासी जमातों के ज़रिए इतनी बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की, आपने ये समझते कि इस वक्त भी अगर सियासी जमातें आपस में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तभी आप पार्लियामेंट को या जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं, ना कि अगर खान साहब मुसलसल यही कहते रहें कि ये कठपुतली है और मैं तो सिर्फ फ़ौज से मुज़ाकरात करूँगा? तो कौन सी बात आपके ख्याल में ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है उस मकसद के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, उन हालात में आज में बहुत फर्क है। पहली बात तो आपको ये अर्ज करूं कि उस जमाने में जितनी भी सियासी जमातें थी जो हमारे साथ थी, स्वाय एक PMLQ जो कि उस मुशर्रफ के दौर में बनाई गई थी, बाकी सारी जो है वो जमहूरियत की बहाली चाहती थी। इसलिए उन्होंने वकला तहरीक का साथ दिया क्योंकि आइन की बहाली हम सबका मकसद था। अब जो सूरत हाल है वो है 8 फरवरी के बाद जो कुछ किया गया है उसमें जो रिजल्ट जो कौम ने मैंडेट दिया है उसको खत्म करके उसकी जगह की जाली मैंडेट कुछ जमातों को दिया गया है। यानी उस रात जो जीते हुए थे उनको हराया गया और जो हारे हुए हैं उनको जिताया गया था। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि जो हुकूमतें बनी है, जो 3 सियासी जमातें हैं, बाकी सबसे हम बात करने को तैयार है, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, जिन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं, हम उनसे क्या बात करें? ये आप नहीं समझते ये एक गैर सियासी बात है? क्योंकि यही इल्ज़ाम तो 2018 पे PTI पे भी था, लेकिन फिर भी PTI से दूसरी सियासी जमातों ने मुज़ाकरात की पेशकश भी की और किए भी। तो ये एक गैर सियासी रवैया नहीं, गैर सियासी नहीं, बहुत सियासी है। समझे आप, फर्क है। उस इलेक्शन को सबने कबूल कर लिया था, बेशक वो इल्जाम लगाते रहे और ना सिर्फ कबूल तो आपने भी किया है। KP में हुकूमत है या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ट्राइब्यूनल्स में आप गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीटें दिलवा दी हैं, तो अभी भी आप निजाम का हिस्सा हैं, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि कबूल नहीं किया? नहीं, देखे कबूल कहाँ नहीं किया, ये बात सबकी है ना। KP में तो इतनी धांधली हुई है लेकिन इतनी नहीं। लेकिन पंजाब में तो टोटली रिजल्ट बदल दिए गए हैं और कराची में रिजल्ट बदले गए हैं। अब बात यह है कि हम कब कह रहे हैं कि आप फिलहाल हट जाए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी
एक मामला रिजर्व सीट का है, उस पर अमल दरामद करें। ठीक है। अगली बात हम ये कह रहे हैं कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो काम करने दिया जाए। इन्होंने लेजिस्लेशन करके काम रोका है ट्राइब्यूनल्स का पंजाब में। ठीक है। तो अच्छा, इसलिए हम तो कोई चीज आइन से बाहर जाना ही नहीं चाहते। खान साहब, ये बात थी कि आप आइन से बाहर नहीं जाना चाहते। आपने कहा कि डील भी नहीं हो रही और मुज़ाकरात खान साहब ने कहा सिर्फ फौज से होंगे। हमने उस पर लोगों की कुछ राय ली। आप ज़रा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, फिर इसके बाद इजाज़त चाहेंगे। ये सुनिएगा लोग क्या कहते हैं डील के बारे में। क्या लगता है कि खान साहब डील के अंदर डील कर लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब की तरले मिन्नतें तो हो रही हैं, लेकिन खान साहब डील बिल्कुल ना डील होगी ना डील होगी। खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि डील हो जाए, लेकिन हालात और वाक़यात इस तरह है कि डील की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब डील करेंगे। मुझे ऐसा यकीन तो नहीं है कि वो सरेंडर कर जाएं या कर लें, लेकिन हो भी सकता है। हाँ, डील करनी चाहिए, लेकिन ये पीपल पार्टी और नून लीग के साथ नहीं करनी चाहिए। उनको तो अंजाम तक ना पहुँचे, खुद अडयाला जेल पहुँच के। और मैं किसी से डील और डील नहीं करूँगा, ना डील करूँगा ना किसी को डील दूंगा। इनको अपनी हार नज़र आ रहे तो इसीलिए आवाज़ दे रहे लोगों के कि इमरान खान डील कर रहे। मुश्किल है, इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। वाज़े तौर पर इसके इम्कानात हैं कि खान साहब डील करेंगे। मुझे तो नहीं लगता खान साहब डील करेंगे, क्योंकि अगर डील करनी होती तो इतना टाइम जेल में नहीं रहते। जो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है, जो हम उनको पसंद करी, वो तो इसी बात पे पसंद करी कि उन्हें एक स्टैंड लिया हुआ है। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और वो उनकी बात मान लेते हैं, फिर तो अवाम पीछे हट जाएगी उनसे। अवाम इसी बात पे उनके साथ खड़ी है। खान साहब, आपने सुना 9 लोगों ने बात की है। 5 ने कहा कि डील नहीं करेगा खान, 3 ने कहा करेगा और 2 ने मिला जुला जवाब दिया। अब आप क्या कहते हैं इस पे? मैं कहता हूं जो 5 ने कहा है यही राय है लोगों की। और आप याद रखें, इमरान खान साहब अगर डील कर लेंगे ना तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी ये नहीं रहेगी। जो आखिरी किसी ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है। लोग इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ इसलिए है कि पीटीआई ने इस वक्त एक आइन के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर एक स्टैंड लिया है। उस स्टैंड की वजह से कौम और लोग इमरान खान के साथ हैं। ठीक है। अगर इसमें उन्होंने कोई नरमी दिखाई या तब्दीली की तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी इफेक्ट हो। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमसे बात करने का। तो बात ये हुई कि असल इशू है पॉपुलैरिटी कायम रखना। कौम और आवाम या मुल्क के साथ क्या होता है इसकी परवाह बाद में करेंगे, पहले पॉपुलैरिटी कायम रखें। और एक बड़ी पते की बात खान साहब कह के गए हैं अपनी गुफ्तगू में। उन्होंने कहा केपी में धांधली हुई है लेकिन थोड़ी हुई है, बाकी जगहों पे थोड़ी ज़्यादा हुई है। तो जहाँ थोड़ी हुई है वहाँ अपनी हुकूमत बन गई है, इसलिए वो जायज़ है। तो हमें ज्वाइन किया है अभी खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अफ्तार साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और बात यह है कि हम मुसलसल डील की बातें सुन रहे हैं, फिर डील की बात होती है, फिर कोई ना कोई स्पैनर इन द वर्क्स जिसे कहते हैं, कोई ट्वीट आ जाता है। हॉट एंड कोल्ड खान साहब खेल रहे हैं और आपको अच्छा खिला रहे हैं, तो साथ आपको कह देते हैं कि आप कठपुतली हैं और हम बात करेंगे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। आप फिर कोई ना कोई ऑफ़र कर देते हैं बातचीत की, लेकिन हो नहीं पा रही। तो लगता ये है कि खान साहब ने ना सिर्फ मीडिया कैप्चर किया हुआ है बल्कि आप सब लोगों का जहन भी कैप्चर किया हुआ है और जिधर वो चाहते हैं लगा लेते हैं। क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये बात तो वाज़े हो चुकी है कि बानी चेयरमैन जमहूरियत की कोई जंग नहीं लड़ रहे, वो आइन की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग नहीं लड़ रहे, वो तो सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। और गालिबन इस वक्त अक्सर सियासी जमातें इक़्तिदार की जंग ही लड़ रही। लेकिन ये जो लबादा है आइन और जमहूरियत का लबादा है, ये तार तार हो चुका है। और जो कि अब उन्होंने खुद जो है उसको फाड़ कर फेंक दिया है जब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो लिहाजा वहाँ वो करें। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उन्हें दावा है, उनके सामने एक जिम्मेदारी भी तो है ना। ये तो नहीं ना जमहूरियत का मतलब कि आप सिर्फ वजीर आला बनकर बैठ जाएं और वज़रा बनकर बैठ जाएं और वहाँ जो बदतरीन दहशत गर्दी हो रही है
اس کو روکنے کے لیے کیا خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی ذہن نہیں, کوئی پلان نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں کہ کوئی گفتگو ہوگی, وفاق کوئی پلان کرے گا, اور جب وفاق جو ہے اس کو بالآخر آگے آنا پڑتا ہے, ریاست کو آگے آنا پڑتا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوگا. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں کوئی شاید ہم سب پر یہ بات لاگو ہے کہ جمہوریت کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑا اس وقت, اقتدار کی ایک یہ بات صاحب آپ کی بہت اہم ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, لیکن میں آپ کی توجہ واپس سیاست والی بات پہ لانا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کرنے کی وہ بات کرتے ہیں اور آئین اور جمہوریت کی بات نہیں کرتے, صرف اقتدار کی بات کرتے ہیں. ابھی کل خواجہ آصف نے کہا کہ ان کی ملاقات ہوئی جنرل فیض سے, جنرل اعجاز امجد کے گھر, اور جنرل فیض نے کہا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں خان سے, آپ لوگ جو ہے وہ حکومت فلاں وقت فلانی جگہ بنا لیں, فلاں وقت فلانی جگہ بنا لیں. تو وہ کیا تھا؟ اگر یہ آئین و جمہوریت کے خلاف ہے تو وہ کیا آئین و جمہوریت کے حق میں تھا؟ جی, اس کی بہتر تو ایکسپلینیشن میرے سینئر ہیں, بڑے بڑے بھائی ہیں خواجہ آصف صاحب, وہی دے سکتے ہیں. میں نے تو اس لیے آپ کے سامنے کھل کر آپ ایک سیاستدان کے طور پہ, ایک سیاستدان کے طور پہ, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے طور پہ, آپ ایسی پالیسی مسلم لیگ نون کی انڈورس کر سکتے ہیں؟ جی, ہمارے سامنے شاید اس وقت تو 2019 میں ابھی خد و خال واضح نہیں ہوئے تھے عمرانی فاشزم کے, لیکن آج وہ سب پاکستانی جو ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں ان کے سامنے ایک بہت ہی پل سرات جتنا تنگ راستہ ہے کہ ایک طرف فوجی آمریت ہے, دوسری طرف عمرانی فاشزم, اور اس کے درمیان میں سے جمہوریت اور آئین کا راستہ نکالنا. چلیں آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں, آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, انتظامی طور پہ خان صاحب نے آپ سب کو باندھا ہوا ہے, ہلنے نہیں دے رہے. سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں پھر نیچے چلی گئی, ڈالر سٹیبلائز نہیں ہو رہا, اکانومی کی گروتھ نہیں ہو رہی, مہنگائی تھوڑی کم ہوئی ہے مانتا ہوں, تھوڑا انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوا ہے, لیکن اوورآل جو ایک میسج مارکیٹ کو جانا چاہیے اسٹیبلٹی کا, لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں, کے پی میں آپ کے ساتھ سیاسی سپورٹ نہیں ہے آپریشن میں, بلوچستان میں اس وقت عدم استحکام ہے, تو اور سارا جو نیریٹو ہے, میڈیا ہے, وہ کیپچر کیا ہوا ہے خان صاحب نے. تو آپ تو ہر محاذ پہ پسپا ہو رہے ہیں, کوئی عدالت سے ریلیف آپ کو نہیں مل رہا, ان کو مل رہا ہے. تو کیسے یہ کس طرح پھر ملک آگے چلے گا؟ دیکھیے, جہاں تک کہ میڈیا انیشیٹو کی بات ہے, میں آپ سے بالکل ایگری ہوں. مسلم لیگ نون کو اور دوسری جمہوری جماعتیں حکومت میں, ان سب کے سامنے ایک میڈیا پروپیگنڈا کا بہت بڑا چیلنج ہے. اور چیلنج یہ آ گیا ہے کہ 31% ووٹ لینے والی جماعت جو ہے وہ انکاری ہے کہ اس کے خلاف 69% ووٹ پڑا ہے, اور 69% ووٹ لینے والے اس وقت ایک مخلوط حکومت کی صورت میں موجود ہے اسلام آباد میں. تو اب یہ جو پروپیگنڈا کے ذریعے, ہاں یہ بالکل, یہ اس میں ایک کوتاہی ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کی جنگ ہے, اس میں ابھی جو ہم تو یہی کہیں گے جو جمہوری جماعتیں ہیں وہ بہت پیچھے ہیں, کیونکہ یہ جو ایک نیا ہتھیار ہے, اور یہ ہتھیار اس کی جو بنیاد ہے وہ اس فورن فنڈنگ کے ملینز آف ڈالر ہیں جو ہر مہینے تحریک انصاف کو حاصل ہوتے ہیں, جس کے ذریعے انہوں نے ایک پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں ایک پورا نیٹ ورک ہے. لیکن یہ دلیل جو ہے نا فارن فنڈنگ کی اتنے سالوں سے دی جا رہی ہے, نکلا تو کچھ, حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا. ابھی آپ نے میڈیا کا تو چلے مان لیا, عدلیہ کا دیکھ لیں. اگر آپ میرٹ پہ یہ کام کرتے, ججز کو میرٹ پہ لگاتے, چاہے فیصلے آپ کے خلاف آئیں یا حق میں آئیں, وہ بہتر نہ ہوتا؟ جی, میں عدلیہ پر بھی آتا ہوں, لیکن پہلے ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ہتھیار ہے سوشل میڈیا پہ پگڑیاں اچھالنے کا, خاندانوں کو بے عزت کرنے کا, ہراساں کرنے کا, یہ پاکستان کے تمام اداروں پر پی ٹی آئی مستقل استعمال کر رہی ہے, اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے خاندان کی جو ہے وہ غیر اخلاقی نقلی ویڈیوز بنا کر ڈالی جائیں. ابھی ہماری بہن عظمہ بخاری کے ساتھ یہ ہوا, تو لہذا ایک حملہ آور تو ہیں, کچھ لوگ تو اس کی وجہ سے ہراساں ہو جاتے ہیں, خوف میں آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ججز کی تقرری کا تعلق ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو سوچ کر ہی حکومت وقت کو, جو اس وقت بھی تھی, کام کرنا چاہیے کہ
ये जो तकर्रियाँ हैं ये आर्जी अगले चंद हफ्ते गुजारने के लिए नहीं है, ये एक मुस्तकिल पाकिस्तान के जो आला तरीन इदारे हैं उनमें जिन लोगों को लगाया जा रहा है उनको लगाने की जिम्मेदारी है। 2 साल पहले 63A का दिया, मुझे मुकम्मल करने दें, जिसके जरिए उन्होंने अपना फैसला उल्ट कर पंजाब की हुकूमत उल्टी, और इसी तरह अभी जो रिजर्व सीट का फैसला है, तो लिहाजा अगर उनका ये भी ख्याल है कि वो ये खेल खेलेंगे और फिर रिएक्शन नहीं आएगा, वो खुद रिएक्शन दे रहे हैं तो उसके मुकाबले में भी रिएक्शन आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत के सामने बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं आखिरी बात मुर्शिद की करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में अब 11% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड लो पर है। पाकिस्तान की जो महंगाई है वो तीसरा महीना है कि वो लो लेवल पर है। स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात की, लेकिन IMF के साथ मुआहदा है, फिच के साथ रेटिंग है। पाकिस्तान की मईशत तो इस्तेहकाम पे आ रही है, लेकिन आप जैसे शायद ठीक है, ये नजर लोग हमें बताएंगे मैं मानता हूं में जो बहरान है वो कैसे हल होगा। मैं मानता हूं, लेकिन बात हो रही है इस वक्त सियासी जो और प्रोपेगेंडा के लेवल पे, आप और अदलिया के लेवल पे। आपने भी मुझे एक बहुत अहम बात की, आपने कहा बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ ही आपने उससे पहले सांस में आपने ये फरमाया कि उस वक्त जजेस की जो प्रमोशन की गई वो चंद हफ्ते का आगे सिनेरियो देख के की गई। अगर हमारे फैसला साज पाकिस्तान के इतने अहम ओहदों पर बैठे हुए वज़रा अगर उनका विजन चंद हफ्तों से ज़्यादा नहीं देख सकता और इतना प्रेशर नहीं सस्टेन कर सकता, तो मैं फिर ना ही समझूं अपने मुस्तकबिल के लिए कि आप लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे अगर नर्व्स का ये हालत हो। जी, इस वक्त तो असल में जैसा मैंने कहा मुल्क की मईशत तो इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद में जो एक इस्तराब है और वसवसा फैला हुआ है, उसका जो हल है वो बिल आखिर वज़ीर आज़म ने और पार्लियामान के जरिए ही उसकी तरफ, इसीलिए बार बार मुज़ाकरात की बात की जाती है कि जो लेकिन आपसे नहीं मुज़ाकरात करना चाहते, तो क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान डील हो जाएगी? आप समझते हैं? देखिए, जब भी डील होनी है वो हमारी इजाजत से नहीं होनी, तो लिहाजा यहाँ फिर जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की अवाम ने दी है मईशत को इस्तेहकाम देने की, दहशत गर्दी से लड़ने की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको डिलीवर करें। पंजाब के अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो आइडियलिज्म की गेम थी जमहूरियत की और आइन की, वो अभी दूर है हमारे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब करने का। अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हॉट इशू हमारा जो आज का है वो इस्माइल हानिया की शहादत, हमास के सदर, और क्या वजूहात हैं, क्या सवालात पैदा हो रहे हैं कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर ईरान का। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत अहम इशू, दुनिया की सबसे बड़ी खबर पिछले 2 दिन से, इस्माइल हानिया जो हमास के सदर हैं उनको ईरान में शहीद कर दिया गया। इसराइल ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है और जो इतलात आ रही हैं, और ज़ाहिर है गैर मुल्की मीडिया के ज़रिए ही आ रही हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकी मीडिया के ज़रिए, पाकिस्तानी मीडिया या इस्लामिक वर्ल्ड का मीडिया वो वाली इतलात नहीं निकाल के ला रहा। हालांकि ये ईरान में हुआ है, हालांकि हमास के सदर पे हमला हुआ है, और जो दोहा कतर में रहाइश पजीर थे, दोहा कतर में कभी ऐसा हमला उन पर नहीं हो सका, लेकिन ईरान में हो गया। और ये इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा है कि जिस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, जो मैंने आपको कहा, हम तो कुछ नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ही कर रहा है, उसके मुताबिक हानिया जब भी तेहरान का दौरा करते थे तो उनका क़याम इसी गेस्ट हाउस में होता था जिस पर हमला हुआ, और कातलाना हमले के लिए धमाका खेज डिवाइस 2 माह कबल ही गेस्ट हाउस के उस कमरे में छुपा दिया गया था जहां हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया क़याम पजीर थे। आप देखें इंटेलिजेंस कि पता था कि जब भी हमास के सदर आते हैं इसी गेस्ट हाउस के इसी कमरे में ठहरते हैं, और 2 महीने पहले ही वहाँ पे डिवाइस लगा दिया गया था, क्योंकि 2 महीने पहले ही शायद पता चल गया था कि 2 महीने बाद आएंगे या 3 महीने बाद आएंगे या 1 महीने बाद। जब उस कमरे में हमास के रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक हो गई तो धमाका खेज मवाद को रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। धमाके में हानिया के साथ मौजूद उनके गार्ड की भी मौत वाक़या हो गई। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की खबर में जो हमें
ہمیں جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی واضح اس پہ بات نہیں آ سکی، حماس کی طرف سے نہیں آ سکی. تو ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت بلوچ صاحب نے، سینئر رہنما ہے جماعت اسلامی کے. اس وقت لیاقت باغ میں جو دھرنا جاری ہے اس دھرنے میں وہ موجود ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں وہ دوحہ تشریف لے گئے ہیں. وہاں پہ اسماعیل ہانیہ کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی، جماعت اسلامی کی نمائندگی کی، پاکستان کی نمائندگی کی، اور دنیا میں کئی جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ ہوا ہے. اسماعیل ہانیہ صاحب کا آیا صوفیہ استنبول میں، وہاں پہ بہت بڑا جنازہ ہوا ہے. انڈونیشیا میں ہوا ہے، مسجد اقصی میں ہوا ہے. تو ہم لیاقت بلوچ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے آپ اس وقت دھرنے میں مصروف ہیں، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. یہ جو حافظ صاحب وہاں گئے ہیں، نعیم الرحمان صاحب، کیا کوئی ایسی بات شیئر ہوئی ہے، کوئی انفارمیشن جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آ سکی؟ کیونکہ ہمیں جو انفارمیشن مل رہی ہے اس انٹیلیجنس فیلئر کی، وہ تو ویسٹرن میڈیا سے مل رہی ہے. اسلامک میڈیا، پاکستانی میڈیا یا اور الجزیرہ وغیرہ وہ کیا کر رہے ہیں اس ایشو پہ؟ آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں جیسے ہی یہ خبر آئی تھی ہم دھرنے میں موجود تھے، اسی وقت ہی ہم نے اس بات کو طے کر لیا کہ اس دن کا جو ہمارا سارا پروگرام تھا ہم نے فلسطین کے ساتھ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا. اور پھر بہت بڑا یہاں لیاقت روڈ پر بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے اور غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. اسی طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھی یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے یا اس کے کیا پہلو ہیں، یہ تو تحقیق ہوتی رہے گی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تجزیے بھی ہوتے رہیں گے. اور یہی المناک صورتحال ہے کہ عالم اسلام کی بے شمار کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا میڈیا طاقتور نہیں ہے اور جو انفارمیشن کے ریسورسز ہیں وہ بھی اتنے پھر طاقتور نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے مغربی میڈیا جو چیز بھی جاری کر دے اور وہی ذہنوں پر حاوی ہو جاتی ہے. ضرورت تو اسی بات کی تھی کہ اس کی پورا پیغام میڈیا کی سطح پر خود ایران سے اور اسی طرح باقی دیگر اسلامی ممالک سے، ترکی سے، پاکستان سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. لیکن میں دوسرے پہلو کی طرف، جس کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب قطر گئے ہیں، جبکہ یہاں دھرنا بھی ایک عظیم الشان طریقے سے جاری ہے، لیکن یہ جو ایران میں حملہ ہوا، اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی اور اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو ایران میں ایک ایسے موقع پر کہ جب ایرانی صدر کی حلف وفاداری کی تقریب تھی اور وہ وہاں شریک تھے، اور ایرانی صدر کے بعد وہ مقبول ترین شخصیت بھی اس پوری کانفرنس میں تھے، لیکن ان کو ٹارگٹ کر کے جس طرح شہید کیا گیا ہے، تو پہلا ہدف تو یہی تھا کہ بھی حماس کی قیادت ٹارگٹ ہو اور فلسطینیوں کے حوصلے پست ہوں. پھر ایران جو کہ فلسطین کی آزادی اور القدس کی آزادی کے لیے ایک بڑا پشتبان ہے، اس کے بارے میں بھی سوالات اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکیں. اور تیسرا اہم تر پہلو یہ ہے کہ بھی اسی بنیاد پر پھر عالم اسلام میں ایک نئے تفرقے اور ایک نئے تقسیم کو ہوا دی جائے. لیکن ایران کس قسم کے شکوک و شبہات آپ سمجھتے پیدا ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے نا جی کہ ایران کی بنیاد پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو عالم اسلام کو شیعہ اور سنی کی بنیاد پر تقسیم کرنا، الزام تراشیوں کی طرف لے جانا، یہ ایک سلسلہ مسلسل ایک جاری ہے، جاری رہتا ہے ہمیشہ. اچھا لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. میں آپ سے اسی پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک استنبول سے لے کے جکارتہ تک مسلمان ممالک ہیں اور آج غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوا. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے. ہم اتنے سارے ہو کے خالی غائبانہ نماز جنازہ ہی پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ. ہم کچھ کر نہیں پائے جس کی وجہ ہمارے درمیان اتفاق کا نہ ہونا ہے. اور یہی صورتحال ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اتفاق کی، آپس میں اتفاق کرنے کی اینٹ اگر ہم پاکستان سے شروع کریں تو شاید اسلامی دنیا کے بھی ساتھ لے سکیں، کیونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہی تفرقہ بہت ہے، جیسے کہ ابھی پورے ملک میں جس طرح افراتفری پھیلی ہوئی ہے. کیا آپ اس میں کوئی تجویز دینا پسند کریں گے، کوئی انیشیٹو لینا پسند کریں گے کہ اتفاق کا آغاز پاکستان کے اندر سے ہو اور پھر پھیلے پوری اسلامی دنیا میں؟
میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قطر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی شرکت ہے، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ دنیا بھر کی جو اسلامی تنظیمیں، تحریکیں اور ان کے قائدین قطر میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوئے، تو یہ بنیادی پیغام تھا کہ امت کے پاس اور عالم اسلام کے پاس اتحاد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل تفرقوں میں نہیں ہے، بلکہ امت کی وحدت میں ہے اور یکجہتی میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن آزادی کی تحریکوں میں، جدوجہد کی تحریکوں میں قیادت بھی شہید ہوتی ہے، کارکن بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن جو مقاصد شہادت کے علاوہ کچھ حکمت بھی تو کرنی چاہیے نا، کوئی پلاننگ، اسٹریٹجی، اس کے لیے اتفاق۔ کیا پاکستان کے اندر وہ اس اتفاق کا آغاز ہو سکتا ہے؟ شہادت نے ایک نیا جذبہ تو دیا ہے، لیکن اب اصل امتحان تو عالم اسلام کی قیادت کا یہی ہے کہ کیا وہ اسی خواب غفلت میں رہیں گے، کیا وہ اسی طریقے سے مجرمانہ غفلت کا شکار رہیں گے، لیکن صاحب یا اسی طریقے میرا سے سوال یہ ہے مبتلی اور لا تعلقی میں کہ رہیں گے۔ پاکستان میں بھی قیادت کو یہ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ اگر پاکستانی متحد ہو گئے تو شاید ہم دوسروں کو انفلوئنس کر سکیں۔ ابھی تو ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں، کیا یہاں پہ کوئی امید ہے، کوئی آپ کے پاس تجویز ہے کہ پاکستانی اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھو جی، میں ہمیشہ پچھلے ایک مدت سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جہاں عالمی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت تو پاکستان کے اندر ہے کہ دینی محاذ پر بھی ایک وحدت اور یکجہتی موجود ہو۔ اس کے لیے ہم مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایبنارمیلٹی ہے اور جو ایک باہم کشمکش ہے، جو باہم دست و گریبان ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے کہ بھی ایک ہی راستہ ہے کہ بھی جو قومی سیاسی قیادت ہے وہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرے اور قومی ترجیحات پر اکٹھی مل بیٹھے، اور کوئی ایک پلیٹ فارم نہ بھی اختیار کریں، لیکن کم از کم ایجنڈے پر تو اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہماری انٹرنل صورتحال بھی خطرناک ہے اور باہر سے بھی ہم پر مسلسل ایک دباؤ موجود ہے، اور آپس کے انتشار کی وجہ سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے کہ جس میں کسی کی جان، مال، عزت کی حفاظت نہیں ہے۔ اور اسماعیل ہانیہ کی جو دھرنا آپ سمجھتے ہیں ختم کر کے اس کا آغاز ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا پہلو بھی یہی ہے کہ بھی دھرنا، ہم جانتے ہیں کہ بھی جو سیاسی محاذ پر، آئینی محاذ پر جو صورتحال ہے، اس پہ بھی ہمارا سٹانس اور موقف تو بالکل واضح ہے، اور ہم آئین کے مسئلے پر، جمہوریت کے مسئلے پر، انتخابات 2024 کی اس ساری صورتحال پر ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو معاشی پریشانی ہے، بجلی کے بل جو لوگ نہیں ادا کر پا رہے، اس سیاست سے، ملک سے، اس کے مستقبل سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو اقتصادی اور پریشانیاں ہیں لوگوں کو لا تعلق کر رہی ہیں۔ اگر آپ معاشی اور اقتصادی محاذ پر لوگوں کو کچھ ریلیف دے لیں تو پھر ایک بڑے ویژن کے ساتھ، ایک بڑے سفیر کے ساتھ، زیادہ بہتر طریقے سے کمٹمنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق بہت شکریہ صاحب کرتا ہوں۔ ہم سے بات کرنے کا۔ جی، آج کا ایڈیٹوریل، اور آج کا ایڈیٹوریل اس بات پر ہے کہ آج حکومت نے اعلان کیا ہے، اور اعلان کیا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے لاپتہ افراد کے خاندانوں کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا انہوں نے فی خاندان، جو شخص بھی لاپتہ ہے اور تقریباً اس کو 5 سال ہو گئے ہیں، اس کے خاندان کو 50 لاکھ روپیہ حکومت دے گی۔ اور یہ بہت سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے لاپتہ افراد کا، اس پہ کئی عدالتوں میں کئی کیسز چلتے رہے، لیکن ایک کمیشن بھی بنایا گیا۔ وہ کمیشن 2011 سے اس کام پر لگا ہوا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کا سراغ لگائے اور ذمہ دار افراد یا تنظیموں پر ذمہ داری کا تعین کرے۔ تو کمیشن کی جو سپریم کورٹ میں دی گئی رپورٹ تھی، اس کے مطابق 30 جون 2024 تک موصول ہونے والے کیسز کی کل تعداد 10,285 تھی۔ 10,285 لاپتہ لوگ اس ملک میں ہیں، اور یہ کمیشن اپنے 9 سالوں میں
जबरी गुमशुदगी के एक भी मुजरिम को जिम्मेदार ठहराने में नाकाम रहा है। अब आप सोच रहे हैं इस कमीशन का काम, और इस कमीशन के सरबराह थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। और साथ ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई कि ये जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, तो साथ उन्होंने एक क्रेडिट लिया जो उनके जो अल्फाज मेरे दिल पे जाके लगे हैं। उन्होंने कहा रियासत होगी माँ के जैसी, और उन्होंने ये बात कह तो दी, लेकिन काश वो उन माँओं से जाके पूछे जिनके बच्चे लापता हैं। और जेन्युइनली भी कुछ लोग तो ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी से कहीं गए हैं, उनका नाम उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन उन माँ से पूछना चाहिए कि वाकई रियासत माँ के जैसी है। और रियासत माँ की जैसी शायद उन बच्चों के लिए ना हो, शायद औरों के लिए ना हो जिनके ख़िलाफ़ रोज़ाना जराइम होते हैं, लेकिन रियासत माँ के जैसी कम अज़ कम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे लोगों के लिए ज़रूर है। मैंने जैसे लोगों के लिए इसलिए कहा है कि इन जैसे लोग हैं जो ताकतवर होते हैं, जो ताकत में रहते हैं, जो हमेशा ताकत के साथ रहते हैं, जो हमेशा ताकत के इशारों पर काम करते हैं, और 85 साल उम्र उनकी हो जाए या 90 साल हो जाए, उनको रियासत पालती है, खिलाती है, पिलाती है, मुसलसल उनके मुंह में तर्ब निवाला डालती है, और गरीब के हाथ से सूखी रोटी छीन के। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं, ये आज भी इस लापता अफराद के कमीशन के चेयरमैन हैं और 2011 से हैं। बतौर चेयरमैन उनकी तनख्वाह में दो मुख्तलिफ कफ़ें, एक है 6,74,000, लेकिन दूसरा जो है उसके मुताबिक उनकी तनख्वाह 15 लाख रुपए है। कमीशन के एक और रुकन है जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान, उनकी तनख्वाह 11,39,000, ज़िया परवेज़ 8,29,000, शरीफ विर्क 2,63,000। और इसके अलावा ये जावेद इकबाल जब चेयरमैन नैब थे तब भी ये लापता कमीशन अफराद के चेयरमैन भी थे, लेकिन चेयरमैन लापता कमीशन भी, चेयरमैन नैब भी, और रिटायर्ड जज भी सुप्रीम कोर्ट का, 3 ओहदे, 3 तनख्वाहें, 1 पेंशन और सबकी मराद। बतौर चेयरमैन नैब माहाना तनख्वाह 15 लाख रुपया, बुलेट प्रूफ V8 जिसकी कीमत मेरा ख्याल है कि 10 करोड़ रुपया होगी, एक फॉर्चूनर उसके अलावा जो अगेन 2-3 करोड़ रुपए की है, फिर बहरिया टाउन रावलपिंडी में उनका घर, मिनिस्टर ऑनक्लेव में घर जो उनकी ऑथराइजेशन नहीं थी वो भी मिला। दोनों का खर्चा, दोनों को सरकारी घर करार दिया गया, दोनों का खर्चा, फ़ोन का खर्चा, बिजली का खर्चा, गैस, सब मुफ्त। और बतौर चेयरमैन नैब उनको एक टोयोटा ग्रांडे गाड़ी उन्होंने ख़रीदी जो खड़ी रही जब तक वो चेयरमैन नैब रहे, और जब वो गए, क्योंकि रूल है, क्योंकि कानून है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है, तो जब वो गए तो वो गाड़ी फ्री में उनको मिल गई, वो लेके घर चले गए। जज़ाकल्लाह। नैब चेयरमैन के, ये रियासत ऐसी रियासत होती है माँ के जैसी, ऐसे लोगों के लिए। और फिर बतौर रिटायर्ड इन तमाम अरसे में बतौर रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, पेंशन 10 लाख रुपए, 2000 यूनिट मुफ्त बिजली, 300 लीटर मुफ्त पेट्रोल, 25 मुफ्त गैस की वो, और मुफ्त पानी का गिलास जिसके पीने पे मैं 4 रुपये इनकम टैक्स देता हूँ, सेल्स टैक्स इस गिलास के पानी पे, लेकिन उनको पानी भी मुफ्त, फ़ोन भी मुफ्त, सिक्योरिटी गार्ड भी और ड्राइवर्स भी। तो रियासत होगी माँ की जैसी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब उन लोगों के लिए जिनके ऊपर रियासत का साया है या जो रियासत के साथ जुड़े हुए हैं। इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।